Good morning, dear students. Today we will be doing chapter number 4, the early states of political system in India in social studies. It is part of history. The chapter is very short, but it is only for you to understand how the political system worked in the early ages in India. Because when we are learning about the civilizations and all, we should also know how they used to administer their states and uh, cities. Okay, so there are certain things which are new to you. You might have not heard it before. I just want you to go through it. When you see the video, I want you to sit with along with your textbook. So as and when there is something important coming, you can underline in your textbook, and I want all of you to go through the video. Okay, the exercises I will give you later on, but first I want you to go through the video, understand the chapter, understand the concepts given in it, and then you have to solve the exercise. So, of course, answers I will be providing you with the answers, but before that, I want all of you to go through the chapter and understand what is given in it. Later on, if you are facing any difficulties or if there is any confusion left, I will definitely solve it between 6 to 7 pm today. Chapter 4, Early States of Political System in India. We get information about political system and institutions from the Vedas, epics and Buddhist text. हमको इंडिया के अर्ली पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कहाँ से पता चलता है? वेदास से, एपिक्स से, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से. In the Rig Veda period or Vedic period, the form of statehood was similar to that of कबीलाई रूल. कबीलाई रूल का मतलब होता है कबीला का रूल, जहाँ पे एक सरदार होता था और उसको हमेशा इलेक्ट किया जाता था. इट्स हेड वॉज कॉल्ड राजन्य. उससे सरदार को बोलते थे राजन्य. हु वॉज टू बी इलेक्टेड. उसको पब्लिक चूज़ करती थी कि कौन उनका नेक्स्ट सरदार होगा. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सभा एंड समिति एग्जिस्टेड. तब भी और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते थे, उनका नाम था सभा एंड समिति. दिस कम्युनिटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड वैश्य. ये कम्युनिटी का दूसरा नाम था वैश्य. आफ्टरवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स वेर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. इसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम जो थे वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किए गए. अब आपको ये समझना है कि आज की डेट में जैसे पहले तो लोग चुनते थे, आज की डेट में हम अपना नेता, हम अपना मिनिस्टर कैसे चूज़ करते हैं. ठीक है. जनपद का मतलब होता है जहाँ पर लोग रहते हैं उसको, उस एरिया को, उस प्लेस को जनपद कहते हैं. About 1000 BC, the earlier states of different clans were established in Punjab. 1000 BC के आसपास बहुत सारे कस्बे जो थे, बहुत सारे ग्रुप जो थे, समुदाय, वो पंजाब और गंगा नदी के किनारे बस गए. दीज वेर कॉल्ड जनपद. ये कस्बों को बोला गया जनपद. जनपद बेसिकली इज़ अ मिक्स ऑफ टू वर्ड्स, जन एंड पद, वेयर जन स्टैंड्स फॉर पीपल, पद स्टैंड्स फॉर फुट. तो जनपद का मतलब होता है जहाँ पर लोग रहते थे, जहाँ पर लोगों के पाँव पड़े. ठीक है. तो पाँव पड़े नॉट इन लिटरल सेंस बट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसाइडिंग. सो वेर एवर दे रिसाइडेड, वेदर इट वॉज पंजाब और नियर Ganges, those places are called Janpad. Now, Janpad was the area or place of a person's habitat. As I told you, the word Janpad is used in the sense of a state. Janpad was a state system that was very unique from the clan society of ऋग्वेदा age. अब ऋग्वेदा वगैरह में आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि बहुत सारे क्लैन सोसाइटी थी. क्लैन सोसाइटी यानी समुदाय, जो अपने ही समुदाय में रहते थे वो एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते थे. लेकिन ये जो जनपद स्टेट सिस्टम है, ये वो ऋग्वेदा के क्लैन सिस्टम से बहुत अलग था, बहुत यूनिक था, बहुत डिफरेंट था. इट इंक्लूड्स
the states of different groups like Kuru and Panchal. इसमें अलग अलग स्टेट्स आए, अलग अलग ग्रुप के आए, जैसे कि कुरु और पंचाल. दीज आर द एग्जाम्पल्स. महाजनपद. महाजनपद क्या है? ऐसे बहुत सारे जो जनपद हैं, जब वो बहुत सारे जनपद एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, आसपास बहुत सारे जनपद बस जाते हैं, तो उसको क्लब करके कहते हैं महाजनपद. अराउंड 6th century about 16 जनपद्स महाजनपद्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया. अब करीब 6th century के आसपास लगभग 16 जनपद मिले इंडिया में. सम ऑफ दीज जनपद्स वेर रिपब्लिक्स while some were monarchy types of state. अब गवर्नमेंट में we have already studied about the monarchy type of government where a ruler rules the kingdom and which has been inherited to their heirs. Okay, so of these 16 Mahajanpads, some of them were republics, the others were of monarchy type. मतलब वहाँ पे राजा रूल करते थे, जबकि रिपब्लिक्स में पब्लिक उनको इलेक्ट करके लेकर आती थी. These Mahajanpads were outlined in the following table. Now there is a table given in your textbook where 16 Mahajanpads are given. I want you to draw this table in your notebook. You can use colorful pens if you want to give the title, but then you have to draw these 16 Mahajanpads in your notebook. This is your homework. According to the book, the Anga Uttara Nikaya, written in Pali language. Now, Pali is a language. There were 16 Mahajanpads in post-Vedic period. Not in pre-Vedic period, but in post-Vedic period. Some of the important tribes are shown in the map. Now, there is a map given. You don't have to stick this map in your notebook, but I'll be showing you another map in which the 16 Mahajanpads are clearly stated along with their capitals. So this is only for your knowledge. You should know that which state or which city was falling under the 16 Mahajanpads. Okay, just go through it. Let us now understand the state system. First we'll take off monarchy state system. The state in which the king was chief was called monarchy. वो स्टेट जहाँ पे किंग राजा था, ठीक है, जो राजा होता था, उसको हम मोनार्की स्टेट बोलते हैं. Among the Mahajanpads of this time, there was competition for power, which mainly consisted of 4 powerful states: Magad, Kosal, Vatsa, Avanti, in which Magad eventually became famous as a powerful state. अब ये जो राजा होते थे ना, इन लोगों का महाजनपद में एक ही चीज़ का कंपटीशन होता था, वो है पावर. जितने ज़्यादा राज्य, जितने ज़्यादा किंगडम एक राजा अपने अंडर में करेगा, उतना पावरफुल वो होगा. यही उनका कंपटीशन होता था. अब पहले इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज तो थी ही नहीं, तो बेचारे राजा करते क्या, तो वो लोग यही काम करते थे. ठीक है. अब ये पावर के कंपटीशन के चक्कर में 4 पावरफुल स्टेट्स सामने आए. वो था मगध, कोसल, वत्सा, अवंती. ठीक है. ये 4 जो थे, ये 4 बहुत ही पावरफुल हुए, लेकिन इन चारों में भी मगध जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट हुआ. ठीक है. अब हम एक के बाद एक सबके बारे में पढ़ेंगे. Magad. At the time of Buddha, in monarchy state system, Magad became powerful Mahajanpad. 3 powerful dynasties ruled over Magad. मगध जो था वो बुद्धा के टाइम पर एक मोनार्की स्टेट सिस्टम में बनाया गया था और ये सबसे पावरफुल महाजनपद कहलाया गया. उसमें 3 पावरफुल डायनेस्टीज़ रूल करती थी. हरियंका डायनेस्टी जो थी वो एक which is the one of the powerful dynasties which ruled over Magad. Bimbisar
was founder of this dynasty. इस डायनेस्टी का फाउंडर था बिम्बिसर. हेडक्वार्टर कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगिर. जो गिरिव्रज नाम का जो राजगिर है वो इसका हेडक्वार्टर या कैपिटल मगध का कैपिटल बनाया गया. विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड सन रिवर. अब ये जो कैपिटल था मगध का वो कहाँ बनाया गया? वो गंगा और सन रिवर के नदी के किनारे बनाया गया. आफ्टर हिम हिज सन अजाता शत्रु केम टू पावर एंड मेड पाटलिपुत्र. वो पटना में है. पाटलिपुत्र इज़ अ वेरी फेमस सिटी. टू नो अबाउट द बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस और हाउ ही यूज टू टीच, you can go to Patliputra and you can see Patliputra is the ancient name of Patna. Now it is known as Patna. Okay, but earlier it used to known as Patliputra and it has a very grand, मतलब काफ़ी बड़ा वहाँ पे बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन है. इफ़ अभी कोरोना के बाद में इफ़ देर इज़ एनी चांस दैट यू कैन गो एंड विजिट, यू शुड गो. ओके, सो ये जो था बिम्बिसार के बाद में उसका बेटा, उसका नाम था अजातशत्रु. ये क्या बना? ये पावरफुल किंग बना. और उसने किस सिटी का या कैपिटल का निर्माण किया? पाटलिपुत्र का. पाटलिपुत्र को आज की डेट में पटना भी कहते हैं. ही फॉट अ वॉर विथ वज्जी यूनियन एंड डिफीटेड लिच्छावसी. जो लिच्छावी लोग थे उन लोगों को हराया किसने? अजातशत्रु ने, जो कि बिम्बिसार का बेटा था. उसने वॉर किया वज्जियों के साथ में, वज्जी की जो ग्रुप था उसके साथ में, समुदाय के साथ. और वहाँ पे उसने लिच्छावी जो लोग थे उनको हराया और वहाँ पर उसने अपना कैपिटल एक्सटेंड किया. इन दिस वे ही एक्सटेंडेड द रूल ऑफ मगध. इस तरीके से अजातशत्रु जो था उसने मगध का जो एम्पायर था, अपना जो किंगडम था, उसको बढ़ाया. नाग डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर हरियांका डायनेस्टी. अब हरियांका डायनेस्टी के बाद में आया नाग डायनेस्टी विच इंक्लूड्स किंग नेम्ड शिशुनागा. अब नाग डायनेस्टी का जो रूलर था, जो किंग था, वो था शिशुनागा, हु वॉज एसोसिएटेड विद बुद्धा रिलीजन. वो भी किससे जुड़ा हुआ था? वो बुद्धिस्ट रिलीजन से जुड़ा हुआ था. अच्छा, मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बताना भूल के, विच इज़ नॉट गिवन इन योर बुक. जो बिम्बिसार था ना हरियांका डायनेस्टी का, एक्चुअली दो ही वॉज जैन जैन किंग था. वो बिम्बिसार जो था वो एक जैन किंग था, लेकिन उसने अपना सारा राजपाट जो था वो बुद्ध को दे दिया था. ओके, इसलिए जो हरियांका डायनेस्टी है वहाँ पे आपको बुद्ध के बारे में ज़्यादा पता चलेगा बजाय कि जैन धर्म के बारे में. सो जो बिम्बिसार था, ही वॉज बेसिकली अ जैन किंग बट ही गेव अवे ऑल हिज किंगडम टू बुद्ध. ओके, दैट्स वाई पाटलिपुत्र में बुद्ध का ज़्यादा आपको पता चलेगा. पाटलिपुत्र मतलब पटना. ओके, अभी ये नाग डायनेस्टी में इट वॉज शिशुनागा एंड ही इज़ वेरी फेमस इन महाभारत, वन ऑफ द एपिक बुक, द होली बुक और द एपिक बुक ऑफ इंडिया ऑफ हिंदूज़. उसमें आपको शिशुनाग के बारे में ज़्यादा पता चलेगा. ओनली यू नीड टू नो दैट नाग डायनेस्टी वॉज रन बाय शिशुनागा. Nanda dynasty established by Mahapadmanand, the most powerful. Mahapadmanand is considered to be the first Indian emperor. अब जो महापद्मानंद था वो क्या था? वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल रूलर था, किंग था ऑफ नंद डायनेस्टी. ठीक है, वो नंद डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा था और सबसे पावरफुल भी था. वो कंसिडर किया जाता है कि वो फर्स्ट इंडियन एम्परर था. फर्स्ट इंडियन एम्परर कौन था? महापद्मानंद था. ड्यूरिंग हिज टाइम मगध हैज़ बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया. अब
बाकी दो के पहले जो ये हर्यंका डायनेस्टी और नाग डायनेस्टी के टाइम पर भी मगध उतना पावरफुल नहीं हुआ था जितना ये महापद्मानंद के आने के बाद बना. During his time, Magad had become most powerful state of India. At the time of Alexander's invasion on India, Magad was ruled by king named Dhananand of Nanda dynasty. जो जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया, घुसा, ठीक है, इन्वेजन मतलब घुसना किसी जगह पे विदाउट परमिशन घुसना, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेडिंग. सो जब अलेक्जेंडर इंडिया में घुसा, मगध किसके अंडर में रन हो रहा था? धनानंद वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग आफ्टर महापद्मानंद, and he used to run Nanda dynasty. So when you read, when in later stages, when we read about the Gupta period, the Maurya period, you will come to know about Dhananand as well. Republic. A republic is a state directly or indirectly ruled by the head who is elected by the people. जो रिपब्लिक है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रूल किया जाता है? हेड रूल करता है. और वो हेड कौन होता है? जिसे पब्लिक सिलेक्ट करती है. द रिपब्लिक वॉज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एंशिएंट इंडिया एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. जो ये रिपब्लिक है वो एक सिग्निफिकेंट फीचर बना एंशिएंट इंडिया का और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का. द कॉमन मीनिंग ऑफ गण इज मास, नॉट गना. इट इज़ नॉट गाना, इट इज़ गण. गण मतलब मास, मास मतलब पब्लिक, पब्लिक जो बहुत सारी हो. अ स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड अ रिपब्लिक. जब स्टेट एक से ज़्यादा मेंबर से रन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं रिपब्लिक. एट दिस टाइम देयर वेर सम स्टेट्स इन विच द किंग वॉज चूजन बाय द पीपल. ये टाइम पर क्या होता था? जो स्टेट्स होते थे उसके राजा कौन चूज़ करता था? पीपल चूज़ करते थे. सच अ स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक. ऐसे स्टेट्स को कहा जाता है रिपब्लिक. देयर वेर रिपब्लिक्स ऑफ लिच्छावी और वैशाली. नाउ दिस इज़ वेरी फेमस व्हेन यू विजिट बिहार. ये सब बिहार में है. सो जब आप बिहार जाएंगे वहाँ पे आपको वैशाली में लिच्छावी रिपब्लिक्स के रिमेन्स मिलेंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी. देयर वे रिपब्लिक्स ऑफ लिच्छावी, ऑफ वैशाली, शक्यास ऑफ कपिलावस्तु, विदय ऑफ मिथिला, मल्ला ऑफ कुशीनर वगैरह. सो ये रिपब्लिक्स के नाम दिए हुए हैं. लिच्छावी ऑफ वैशाली, शक्यास ऑफ कपिलवस्तु, विदय ऑफ मिथिला and Malla of Kushinara. In such system of affairs, each member was given the status of king. ये सिस्टम में जो मेंबर होता था उसको राजा बोला जाता था, किंग बोला जाता था, उसको वैसा ही स्टेटस दिया जाता था. ओके, नाउ यू शुड नो दैट गन वर्ड was used for the group of many members. गन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, विच आई सेड कि मास मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, समूह. संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन या असेंबली. संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर असेंबली. वैशाली वज्जी स्टेट. वैशाली वज्जी स्टेट इज़ अ नेम ऑफ अ स्टेट. Monarchy wished to increase their power and empire by occupying the surrounding territories. अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि पहले के राजा क्या करते थे, उनका एक ही काम होता था अपनी पावर को बढ़ाना. अब वो पावर कैसे बढ़ेगी? जब वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे, बैटल करेंगे और एक दूसरे की किंगडम को जीत लेंगे तो उनकी पावर बढ़ जाती थी. ठीक है, उनके पास में यही एक काम होता था कि हाउ टू इंक्रीज देयर पावर. इसी का कंपटीशन भी होता था और यही उनका काम होता था. अभी मोनार्की में जो राजा होते थे वो हमेशा अपने पावर को और अपने किंगडम को बढ़ाने में लगे रहते थे बाय ऑक्युपाइंग द सराउंडिंग टेरिटरीज. अपने आसपास की जो टेरिटरीज होती थी उसको वो कैप्चर कर लेते थे. सीइंग दिस, लिच्छावी, वज्जी, ज्ञातुक, विदय, शक्या, मल्ला
etc. 8 or 9 tribes who established the union state for their protection was known as वज्जी स्टेट. अब वज्जी स्टेट क्या है? हमने ये रिपब्लिक में ऊपर पढ़ा, कुछ स्टेट्स के नाम पढ़े, करेक्ट. ऐसे ही जब उन्होंने देखा ये जो समुदाय थे, ये समुदायों ने देखा कि भैया ये जो मोनार्की वाले राजा है ये तो आक्रमण कर कर के हमारे किंगडम को भी कैप्चर कर लेंगे. तो उन्होंने एक यूनियन स्टेट बनाया जिसमें ये सारे 8 और 9 ट्राइब्स एक साथ आके रहने लगे. ऐसे यूनियन स्टेट को बोला जाता है वज्जी स्टेट. वैशाली, द कैपिटल ऑफ लिच्छावी, वॉज द मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट. अब यूनियन स्टेट का मेन सेंटर क्या था? वैशाली. वो किसका कैपिटल है? लिच्छावी का. दस इट वॉज नेम्ड रिपब्लिक ऑफ वैशाली. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, अब इसको क्या बोला गया? इट वॉज नेम्ड रिपब्लिक ऑफ वैशाली. ये जो वैशाली कैपिटल था इसको रिपब्लिक ऑफ वैशाली बोला गया. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा. अब ये जो स्टेट का रिपब्लिक था वो किससे कौन गवर्न करता था, कौन चलाता था? सभा. बिकॉज ऑफ विच इट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक. इस वजह से सॉरी इस वजह से ये जो रिपब्लिक का था, ये जो सभा थी जो एक स्टेट को चलाती थी, इसको बोला गया रिपब्लिक. In republic, all the powers of house rested in the hands of members. अब रिपब्लिक में जो सारे पावर्स थे वो किसके हाथ में रहे? उन सभी के हाथ में जो सभा के मेंबर हुआ करते थे. All the members sat in सभा and all affairs were passed in the house by vote or unanimity. अब यहाँ पे ये लोग कैसे चलाते थे कि एक जन के हाथ में कोई पावर नहीं होगा, ठीक है. कोई अकेला पूरे समुदाय को नहीं चलाएगा. इसमें कोई हेड नहीं होता था सभा में. सभा में कुछ लोग होते थे. कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो ये लोग आपस में डिस्कस करते थे. उसमें वोटिंग होता था. मैक्सिमम वोट को ही डिसीजन माना जाता था. अब ये मेंबर्स जो होते थे उनको इक्वली सारे पावर्स मिले हुए थे, ठीक है. इसलिए कोई भी एक दूसरे के ऊपर ना तो लड़ाई कर सकता था और ना ही वो उनको डोमिनेट कर सकता था. द प्लेस वेयर मीटिंग हेल्ड वॉज कॉल्ड सैंक्टम. अब जहाँ पर इस तरीके की मीटिंग होती थी, जहाँ पर इस तरह की सभा होती थी, उसको बोलते थे सैंक्टम. आपने देखा होगा कि राजा के दरबार में बहुत सारे लोग बैठते, फिर राजा एक बात को बोलेगा, फिर सब लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो इफ़ वी रिमूव किंग फ्रॉम देयर, only people are sitting and discussing, that place will be called sanctum. Okay. Sorry. The elderly as well as youth were selected as the members of the state assembly. अब इसमें भी एक प्रॉब्लम थी. अगर सारे यंगस्टर्स होंगे तो कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होगा. वो अपनी अपनी मनमानी करेंगे, हमेशा जोश में काम करेंगे. इसलिए सभा में इस तरीके के लोग बिठा ले गए जिसमें यंगस्टर्स भी थे और ओल्ड पीपल भी थे. तो ओल्ड पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, द यंग वंस टू शेयर देयर एनर्जी एंड न्यू आइडियाज़. तो इसमें कैसे रखे गए कि एल्डरली एज वेल एज youth were selected as the member of state assembly. The Republicans elected their president for state administration. अब जो रिपब्लिकन्स होते थे वो अपने प्रेसिडेंट को चूज़ करते थे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. Who was chosen by the elections, और वो कैसे आता था? इलेक्शंस के थ्रू आते थे, चूज़ किए जाते थे. In the republic each member was considered as king. रिपब्लिक में हर जो व्यक्ति होता था उसको राजा माना जाता था. रिपब्लिक्स हैड देयर ओन काउंसिल्स इन विच मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वॉर, ट्रीटी एट्सेट्रा वर डिस्कस्ड एंड देन डिसाइडेड. अब मैंने आपको पहले ही समझाया कि सभा में कोई भी अलग से नहीं अपना रूल चलाता था.
हर चीज़ को डिस्कस किया जाता था, चाहे वो चालन के बारे में, स्टेट के चालन के बारे में हो, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो, या फिर डिफेंस के बारे में हो, कोई वॉर के बारे में हो, या फिर किसी भी टाइप का किसी दूसरे राजा के साथ में समझौता करने के बारे में हो। हर चीज़ डिस्कस की जाती थी और फिर बाद में डिसाइड की जाती थी। एनी मेंबर कुड एंजॉय मेंबरशिप फॉर अ फिक्स टाइम ओनली, और हर सदस्य को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही सभा का मेंबर बनाया जाता था, उसके बाद उसको निकाल के किसी और को रख दिया जाता था। एन एग्जीक्यूटिव कमेटी असिस्टेड द प्रेसिडेंट, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जो कि असिस्ट करती थी किसको, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक को, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अब हर एक के पास में अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती थी और हर एक के पास में उनकी एक छोटी टुकड़ी होती थी जिसके साथ में वो काम करते थे। Social life and state administration of republic states. According to archaeologists, people of this time lived in simple houses. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सर्वे किया है, जो खुदाई की है, जो उन्होंने फाइंडिंग्स की है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो पीपल, जो लोग थे इस टाइम पे जो रहते थे, वो लोग बहुत ही सिंपल हाउस में रहते थे। दे वेर एसोसिएटेड विथ पेस्ट्रल एक्टिविटीज़। अब वो लोग जो थे वो पेस्ट्रल एक्टिविटीज़ में बिजी रहते थे, कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। एट दिस टाइम क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, बार्ले, शुगर केन, सीसीएम, मस्टर्ड, सीरियल्स वेर ग्रोन। इस टाइम पर वीट, राइस, बार्ले, शुगर केन, सीसीएम, मस्टर्ड और बाकी के अनाज उगाए जाते थे। पीपल माइट हैव बीन यूजिंग क्ले वेसल्स स्पेशली बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दीज वेसल्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो उन्होंने ये माना है कि शायद पहले के लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे कुकिंग के लिए और खाना खाने वगैरह के लिए। बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों पे पेंटिंग भी की जाती थी। दो दे डिड नॉट हैव सो मैनी कलर्स, बट जो उनके कलर्स होते थे वो बहुत स्पेशल होते थे। ओके, Some of the pottery found at this time had drawings on them. कुछ ऐसी पॉटरी भी मिली है जिसके अंदर उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है कि ड्राइंग्स भी की गई है। These utensils were painted in grey color. ये जो यूटेंसिल्स होते थे ये किस कलर से पेंट किए जाते थे, ग्रे कलर से। एट दिस टाइम रूलर ऑफ एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग फॉर द डिफेंस ऑफ हिज स्टेट। अब पहले क्या था, पहले ना लोग सिर्फ अपना नहीं सोचते थे। जो राजा होता था या जो ये इंस्टीट्यूशंस होते थे, जो सभा होती थी, दे ऑलवेज यूज टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। वो सिर्फ अपने और उनको बचाने के लिए और उनकी प्रगति के लिए ही काम करते थे। पहले उनके पास में और कुछ काम होता ही नहीं, तो यही देखते थे, एक अपना पावर बढ़ाना, अपने लोगों का बचाव करना और उनकी प्रगति करना। वो किस तरीके से ग्रो करेंगे इस बारे में सोचना, यही सिर्फ चीज़ें होती थी। कुछ मेन पॉइंट्स होते थे जहाँ पर वो बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते थे, जिसमें से एक है लोगों का बचाव यानी प्रोटेक्शन, उनका डिफेंस करना, उनके स्टेट को डिफेंड करना। फॉर दिस रीज़न स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट्स वर बिल्ड अराउंड द स्टेट कैपिटल। इस वजह से उन्होंने क्या किए कि डिफेंस, अपने स्टेट का बचाव करने के लिए स्ट्रॉन्ग और बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए गए। अगर किसी को बड़ौदा की हिस्ट्री मालूम हो तो देयर आर बेसिकली 4 गेट्स इन बड़ौदा। एक आपको मांडवी गेट दिखता ही है, वो पहले गेट था। पहले बड़ौदा की जो सीमा थी वो गेट टू गेट होती थी। तो देयर आर 4 गेट्स अराउंड बड़ौदा। One I am telling you, 3 you have to find out, because I am not going to spoon feed you. You have to find on your own. मांडवी गेट is one of those gates जो जहाँ पे बड़ौदा की सरहद आ जाती थी, वहाँ पे बाउंड्री आ जाती थी, बड़ौदा ख़त्म हो जाता था। So you need to find out other 4 gates. Okay, and they are huge ones. They are not the small ones. बहुत बड़े gates हैं वो। हमारे घर के gates बनाते, they are not even 1/4 of the height of what the gates are. Okay, so you have to find other 3 and you have to tell me between 6 to 7 p.m. today. That's your homework. Okay, now ये जो बड़े बड़े फोर्ट्स और ये जो स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट्स बनाए जाते थे, दैट वाज ओनली टू प्रोटेक्ट देयर स्टेट।
Plenty of stones and bricks were used in this. ये फोर्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे स्टोन्स और ब्रिक्स का उपयोग किया जाता था. Some of kings used to build large, tall, magnificent walls around their kingdom to showcase their power and prosperity. चित्तौड़गढ़ का एक ऐसा किला है जिसकी ह्यूज वॉल्स है विच आर स्टिल इंटैक्ट, एंड वो लोग इसलिए बनाते थे. चित्तौड़गढ़ का किला इज़ ओनली द एग्जाम्पल because I just remember I went there, so I have seen that the walls are still intact. उनको कुछ भी नहीं हुआ है, and they used to make such walls to protect entire state, जिससे कि एनिमी एकदम से उनके स्टेट में घुस ना सके. इसलिए बड़े बड़े वॉल्स बना दिए जाते थे टू शो कि ये पूरा हमारा एरिया है. एक वो बताने के लिए और दूसरा अपने अपने स्टेट में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए. All Mahajanpads of this time needed a large army and some of the kings used to build large, tall, magnificent walls around their kingdom to showcase their power and prosperity. The brick wall of Prayagraj dates back to around 2500s ago. Okay, now this Prayagraj जो है ये इलाहाबाद में है. It's a huge फोर्ट. यहाँ पर कुंभ का मेला भी मनाया जाता है. सो कुंभ का मेला जो एवरी 12 ईयर्स में आता है, उसमें से एक जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ प्रयागराज फोर्ट के पास मनाया जाता है, एंड दिस इज़ लोकेटेड इन इलाहाबाद. ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. The brick wall from Prayagraj dates back to around 2500 years ago. So we can say that the forts with high walls might have been constructed at this time. All Mahajanpads of this time needed a large army and a strong fort for their defense. अब इतना बड़ा राज्य है तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे आर्मी के लोग भी चाहिए पड़ते थे, इसलिए बहुत सारे सोल्जर्स भी हायर किए जाते थे. People were taxed to meet this need. लोगों से इसके लिए कर वसूला जाता था. कर का मतलब है लगान. लगान यानी टैक्स. ओके, लोगों से टैक्स वसूला जाता था ये नीड को फुलफ़िल करने के लिए. फार्मर्स यूज्ड टू गिव 6th part ऑफ देयर यील्ड टू द ट्रेजरी. अब पहले पैसे तो इतने नहीं होते थे, तो जो भी चीज़ लोग बनाते थे या करते थे उसमें से ही वो लोग टैक्स पे करते थे. जो फार्मर्स होते थे वो जितना भी अनाज उनका निकला है उसका 1/6 पार्ट किसको दे देते थे? ट्रेजरी को देते थे. इसीलिए सोल्जर्स को खाना वगैरह सब मिलता था. द आर्टिशियन यूज टू वर्क फॉर स्टेट फॉर 1 day in a month. जो आर्टिस्ट होते थे वो स्टेट के लिए काम करते थे एटलीस्ट महीने में एक बार. कैटल रियरर्स गेव कैटल एज अ पार्ट ऑफ टैक्स. कैटल रियरर्स होते थे वो अपने भेड़ बकरी गाय ये दे देते थे एज टैक्स. द मर्चेंट यूज टू पे टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स. अब जो उसमें व्यापारी होते थे वो लोग तो पैसा ही कमाते थे, तो जिनके पास पैसा नहीं होता था वो अपनी चीज़ें देते थे. और जैसे चरवाहा यानी जो गाय बकरी चराता है वो अपने गाय बकरी देता था. जो फार्मर होते थे वो अनाज देते थे, और जो आर्टिशंस होते थे वो एक महीने का एक दिन एज ए टैक्स वो स्टेट के लिए काम करते थे. उनके लिए फ्री में चित्रकारी वगैरह करके देते थे. अब जो मर्चेंट होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो टैक्स उस पर देते थे जो वो कमाते थे. अपना सामान बेच के जो चीज़ें कमाते थे उसके ऊपर वो अपना टैक्स भरते थे. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपद एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू आयरन टूल्स. अब महाजनपद के टाइम पर जो एग्रीकल्चर था वो बहुत इम्प्रूव हुआ क्योंकि जो उसके टूल्स थे वो स्टोन या वुड नहीं थे बल्कि आयरन टूल्स थे. विद दिस वी एंड द चैप्टर ओवर हियर. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू थिंक आर इम्पॉर्टेंट, and I will give you the exercises before 6 p.m. today.
Okay, so just go through the chapter, watch video carefully. If you do not understand anything, you can come to me between 6 to 7 p.m. Thank you.